डिजिटल मार्केटिंग सीखना एक चीज है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करना, अपनी जिंदगी में यूज करना, अपने लिए पूरा डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करना एक अलग चीज है। जो सक्सेसफुली डिजिटल आजादी में अपनी वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं, अपने लिए बैकलिंक्स जनरेट करते हैं, अपना फेसबुक का ग्रुप, फेसबुक का पेज, यूट्यूब का चैनल और ये सारा कंटेंट क्रिएट कर पाते हैं, उन्हें हम नवाजते हैं डिजिटल रचयिता के अवार्ड से। रचयिता का मतलब है क्रिएटर। एक बार अगर आपके अंदर ये ताकत आ जाती है कि आप अपने लिए इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, तो ट्रस्ट मी, दिस इन इटसेल्फ इज अ बिग स्किल दैट यू कैन हैव। इससे बड़ी क्या स्किल सेट होगा कि आप खुद अपने कंटेंट्स, अपने फनल्स, अपनी वेबसाइट्स, अपने लिए इतना सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। आज हमारी डिजिटल आजादी में ऐसी ही एक बहुत ही अग्रेसिव रचयिता कहना चाहिए कि जिन्होंने बहुत ही डिसिप्लिन से ये काम किया और अपना इकोसिस्टम करके दिखाया। मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन मिसेस स्वप्निल वर्मा की। मैं क्या कहूं उनके बारे में, क्यों ना उन्हीं से मिला जाए और जाना जाए उनकी इस जर्नी के बारे में। सो वेलकम टू डिजिटल आजादी स्टूडेंट इंटरव्यू, मिसेस स्वप्निल वर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं और सारे स्टूडेंट्स इस समय बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं जानने के लिए आपकी ये जर्नी। तो बिफोर आई स्टार्ट आस्किंग यू कि रचयिता की जर्नी कैसे थी, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। आप कहां से हैं, आपकी शुरुआत कैसे हुई और डिजिटल मार्केटिंग क्यों? यस सर, जरूर सर। एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग क्यों, इसका जवाब मेरे बैकग्राउंड में छुपा हुआ है। मैं थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करती हूँ। बचपन में मैं काफी स्टूडियस थी और बहुत एम्बिशियस थी, और बचपन से एक आदत थी कि नई नई चीजें मैं करती रहती थी। कई बार घर वालों से डांट भी खाती थी इस बात से। नई नई चीजें जो है करती रहती थी, और बैकग्राउंड भी मुझे हमेशा से अच्छा मिला, पढ़ाई का माहौल था। फादर मेरे एलोपैथिक डॉक्टर है, ही इज एन एमबीबीएस, और मदर मेरी केमिस्ट है, तो मेडिकल बैकग्राउंड से भी जुड़ी रही। इस तरह से स्टडीज अच्छे से हुई। भोपाल के पास एक छोटा सा टाउन है, वहीं पे मेरी स्टडी हुई सारी, और कॉलेज एजुकेशन भोपाल में हुई। उसके बाद मैंने बी फार्म किया, बैचलर इन फार्मेसी, और बी फार्म करने के बाद मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ज्वाइन की। 6 इयर्स मैंने क्वालिटी एश्योरेंस में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम किया है। वो समय भी अच्छा निकला, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इसके बाद मेरी मैरिज हो गई। हस्बैंड भी काफी सपोर्टिंग मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने बोला आप मास्टर्स करिए। मैंने बोला कि अभी मास्टर्स, क्योंकि 6 इयर्स जब हम जॉब करते हैं उसको छोड़ के फिर से पढ़ाई करना और खासकर टेक्निकल एजुकेशन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा मतलब अनमने मन से, तो वो बोले कि नहीं नहीं, मास्टर्स आप अभी कर लीजिए, आपको आगे जो है बेनिफिशियल होगा। मैंने मास्टर ऑफ फार्मेसी किया। फिर इसके बाद मुझे लगा कि हाँ, अब तो जो है जॉब और अच्छा मिलेगा, मास्टर्स कर लिया है। इसके बाद लेकिन मेरा फिर बेटा हो गया, और उसके बाद कंटिन्यूअसली मेरे हस्बैंड के जो है ट्रांसफर्स होते गए, क्योंकि वो टेलीकॉम इंडस्ट्री में है, तो फ्रिक्वेंट ट्रांसफर्स होते रहते हैं। बच्चा भी छोटा था, तो कहीं ना कहीं बीच में करियर में एक ब्रेक भी आया। उस समय भी लेकिन मैं ऐसा फुल टाइम जॉब कुछ नहीं कर पा रही थी, बट फिर भी उस टाइम भी मैंने फ्रीलांसर की तरह काम किया, एकेडमिक राइटिंग में कुछ काम किया, कुछ ना कुछ मैं करती रही। और अभी लास्ट 5 इयर्स से कुछ स्टेबिलिटी आई है, बेटा भी अब बड़ा हो गया है, तो अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह फार्मेसी कॉलेज में पढ़ा रही हूँ। तो ये सारा बैकग्राउंड था, और इसमें इतने सालों में शादी के काफी साल होते गए, निकलते गए, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लाइफ अच्छी थी, छोटी सी फैमिली थी। बट एक करियर को लेकर डिसअपॉइंटमेंट बना रहा। उसका रीजन ये था कि मैं कई ऐसी जगहों में रही जहाँ पे फार्मेसी फील्ड के कोई जॉब्स नहीं मिलते थे। बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत स्पेसिफिक सा फील्ड है ये, सब जगह इसके जॉब्स नहीं मिलते हैं। तो कई जगह ऐसी जगहों पे रही जहाँ पे फार्मेसी के जॉब्स नहीं मिलते थे, और कई बार ऐसी सिचुएशन आई कि बच्चा छोटा था, जॉब मिल रहा होता था, ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। तो फाइनली इस सब से जूझते और कुछ ना कुछ फिर भी करती रही, और इस सब के दौरान कुछ ना कुछ चलता रहा। अभी भी कंसिस्टेंटली एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ, बट एक करियर डिसअपॉइंटमेंट था, क्योंकि 2-3 रीजंस थे उसके। इस सब के दौरान मुझे जो मनी चाहिए थी और जो रिकॉग्निशन में चाहती थी, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, नहीं मिल रहा था।
और साथ में एक ये प्रॉब्लम भी थी कि एक जगह हम एक सिटी में स्टेबल होके रहते तो कुछ करियर ग्रो करता, वो सिटी में स्टेबिलिटी वाली प्रॉब्लम भी थी, नहीं रह पा रहे थे। तब मुझे डिजिटल मार्केटिंग, जब कोविड का टाइम चल रहा था तो हम कॉलेज सभी बंद थे, ऑनलाइन क्लासेस ली, उस टाइम पे थोड़ा टाइम मिल जाता था एक्स्ट्रा, तब समझ में आया। बहुत ज्यादा नहीं पता था डिजिटल मार्केटिंग क्या है, बट डिजिटल मार्केटिंग मीन्स हम मेडिकल लाइन के लोगों के लिए तो हो गया कि इट इज समथिंग अबाउट मार्केटिंग, तो वो हमारे फील्ड से रिलेट नहीं करता, ये हमको लगता है इसका नाम सुन के। फिर इतना ही मैं भी जानती थी। फिर इतना समझ आ रहा था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को देख के कि काफी हलचल है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मतलब ऑनलाइन में अब चीजें बहुत ज्यादा आ रही हैं। कोविड के बाद ये समझ में आ रहा था धीरे धीरे, कोर्सेज हो गया या फिर बिजनेस हो गया, हर तरह की चीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ये चीज मुझे रियलाइज होने लगी। और जब मैंने एक बार फेसबुक में आपका एड देखा, और तब जब संदीप सर मेरा सब्सटेंशियल वॉइस में ये बोलते हैं कि मैं संदीप भंसाली और मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ हिंदी में, तो जो हिंदी में वर्ड था उसने मुझे एक्चुअली अट्रैक्ट किया, क्योंकि बीइंग अ फार्मा प्रोफेशनल इंग्लिश मुझे आती है, बट हमेशा हम अपनी मातृभाषा में बहुत कंफर्टेबल होते हैं। तो मेरी मातृभाषा हिंदी है, तो मुझे लगा कि इसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखूं, और हो सकता है कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने के लिए शायद ये कुछ बताएं, इससे कुछ पता चले, तो वेबिनार अटेंड करके देखते हैं। हाँ, एक बात और थी, मैंने काफी वेबिनार, इसी तरह के फ्री वेबिनार बहुत सारे अटेंड किए थे, क्योंकि मुझे लगा जब तक ये फ्री है तो फ्री वाली चीज तो मैं कर ही सकती हूँ, उसमें कोई लॉस नहीं है। काफी सारे लोगों के वेबिनार अटेंड किए, बट मुझे इतना ज्यादा कुछ समझ आया नहीं कि मैं इनको ज्वाइन करूंगी तो आगे कैसा होगा, क्या होगा। बट जब आपका वेबिनार अटेंड किया तो एक तो उसमें क्लैरिटी बहुत ज्यादा थी, आपने उस वेबिनार में उतना ही बताया जितना कि एक बहुत ही बेसिक लेवल वालों को जानकारी होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, अगर हम वेबिनार में कभी कभी कुछ लोग बहुत जरूरत से ज्यादा बता देते हैं तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, अगर वो इस बैकग्राउंड से नहीं है, उसे कुछ नहीं पता, तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो पहले तो मेरा माइंड बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि ये क्या है और मेरे लिए कैसे यूजफुल हो सकता है, ये एक चीज हो गई। और दूसरी चीज थी, हिंदी में था तो हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल था। फिर मुझे लगा कि नहीं, फर्स्ट कोर्स जो लोक नीति है वो मैं ले लेती हूँ, उसको देखती हूँ, देख के फिर डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। और मैं बहुत इस चीज के लिए ओपन थी, फैमिली से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब तरह का सपोर्ट था, बहुत ओपन थी कि अगर मुझे ये अच्छा लगा तो इस कोर्स में मैं आगे तक जाऊंगी, और कोर्सेज ही बना के फाइनली अपना इनकम जो है जनरेट करने की कोशिश करूंगी। मुझे बहुत डे वन से क्लियर था, तो इसके लिए मैंने किया ट्राई, बट उतना इजी नहीं था जैसे लग रहा था। अभी कोर्स ले लिया, February 2022 में कोर्स मैंने आपका लोक नीति कोर्स परचेज कर लिया। परचेज तो कर लिया, बट वही जॉब भी फिर रेगुलर हो गया, बेटा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर के काम वगैरह वगैरह, उसमें टाइम जाते जा रहा था। कोर्स मैंने ले लिया था, थोड़ा बहुत कोर्स देख रही थी, बट कर कुछ भी नहीं पा रही थी, कर मैं कुछ भी नहीं पा रही थी, इम्प्लीमेंट उसको नहीं कर पा रही थी, कहाँ से शुरू करूँ, कंफ्यूज थी। हैकेथॉन जब आपने स्टार्ट किया, और मैं अभी अभी अवेलेबल जो फ्रेंड्स है सभी को बोलना चाहूंगी कि हैकेथॉन बहुत यूजफुल है। अगर सीरियसली आपको इसमें आना है तो हैकेथॉन को आप फॉलो कर लीजिए। मैंने भी, जब आपने ये बोला कि हैकेथॉन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मुझे ये क्लियर था, कॉन्फिडेंस था पूरा कि अगर मैं इसको ज्वाइन कर लेती हूँ और अगर सर के अकॉर्डिंग वीक वाइज करते जाती हूँ टास्क, मुझे पता था, आपने बता दिया था कि आप वीक वाइज टास्क देंगे इसमें, तो शायद मैं ये कर जाऊं। और ऐसे तो बिना हैकेथॉन के मैं पता नहीं क्या करूंगी और कब करूंगी, मुझे नहीं मालूम था। फिर मैंने हैकेथॉन स्टार्ट हो गया, किया उसको, और 3-4 वीक तक तो सब अच्छा चला। 3-4 वीक के बाद थोड़े से प्रॉब्लम्स भी आए, मतलब हेल्थ इशू हो गए, कभी कुछ इम्पोर्टेंट काम जो प्रायोरिटी हो जाती है कभी कभी हमारे लिए, तो बहुत सारा बीच में डिस्टरबेंस भी आया, बट फाइनली किसी तरह से उसको मैनेज करके, एक वीक में अगर कुछ पेंडिंग रह गया तो दूसरे वीक में उसको कॉम्पनसेट करके ऐसे करते चले गए। और सर का साथ रहा उसमें, और सर का बेसिकली जो हैकेथॉन में वो गाइड करते हैं, वो बताते हैं, वो बहुत प्रिसाइज है, सबसे अच्छी बात है वो बहुत प्रिसाइज है, जितना हो सकता है एक वीक में उतना ही बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप है, किसके बाद क्या बताना है, किसके पहले क्या करवाना है, वो जो सर का सारा कैलकुलेशन है, दैट इज अमेजिंग। It is so great to know all this about you. It's so inspiring. देखिए, यूजुअली एज अ मेल, एक पुरुष के लिए
चीजें चेंज करना, चीजें सीखना, नए बिजनेसेस करना थोड़ा सा आसान होता है। लेकिन एक यस महिला सर। के लिए, क्योंकि आप नेचुरली जननी हैं, रचयिता हैं ही, आप एक फैमिली बनाते हो, आप बच्चों को जन्म देते हो, उनको पाल पोसते हो, इट इज मे बी 4 or 5 times more difficult for a woman to do things. आप यस सर, ये है इंडिया, इंडिया का जो सोशल जो पर्सपेक्टिव है उसमें तो बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। आपने अपने आप को ट्रेन किया, एजुकेशन किया, यू कम फ्रॉम एन हाईली एजुकेटेड फैमिली, और जब हम अपनी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट करते हैं और प्रोफेशनल जिंदगी में कदम रखते हैं तो अचानक से चीजें बदल जाती हैं। सडनली मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर इंडिया में स्पेशली फार्मासिस्ट जो हैं वो बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है। मैं बिल्कुल खुद एक सही। फार्मासिस्ट हूँ, मैंने खुद जी। मेडिसिन की पढ़ाई की है, लेकिन जब मैं फार्मेसी कंप्लीट करके मार्केट में देख रहा था तो मुझे समझ में आ गया कि अगर यहाँ अटक गए तो 20, 25, 40 हजार की नौकरी मिल जाएगी, बस यहीं पे जिंदगी भर अटके रहेंगे, प्लस ऑफिस पॉलिटिक्स चलने लगेंगी, इतनी सारी चीजें आ जाती हैं। आई 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 नो दैट, आपने ये यस सब सर। महसूस किया होगा। लेकिन इन सब के बावजूद आपने अपना एजुकेशन कंटिन्यू किया, मास्टर्स किया, अपने आप को और काबिल बनाया, यू गॉट इनटू टीचिंग विच इज द मोस्ट नोबल प्रोफेशन आई थिंक राइट नाउ, कि आप एक टीचर बनी है और अपनी जर्नी को आपने कभी रोका नहीं। मास्टर्स करने के बाद भी आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रही हैं, नई चीजें सीख रही हैं, अपने आप को और काबिल बना रही हैं। सो इट इज हैट्स ऑफ टू यू। शायद आपकी जगह मैं थैंक यू होता तो सर, शायद थैंक यू। नहीं कर पाता। हैट्स ऑफ। मिसेस वर्मा जी, आपसे ये पूछना चाहता हूं कि बीइंग इन द एजुकेशन फील्ड, आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आप इतने हाँ जी सालों सर। से स्टूडेंट्स को गाइड कर रही हैं, मुझे लगता है कि स्पेशली 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के बाद का जो एजुकेशन है आने वाले कुछ सालों में पूरा का पूरा डिजिटल बनने वाला है, और यस सर। अचानक से हर जगह टीचर्स की शॉर्टेज होने वाली है। ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्यूटरिंग, सपोर्ट, कंसल्टिंग, इस सबको बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट कर होने वाला है। आपको क्या लगता है? यस सर, अभी इसके लिए मैं एक अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। एक्चुअली मैंने ये देखा है, जो बड़े सिटीज हैं, मेट्रो सिटीज की हम अगर बात करते हैं, वहां पे जो खासकर टेक्निकल कॉलेजेस हो गए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए, फार्मेसीज हो गए, पॉलिटेक्निक कोर्सेज हो गए, जो टेक्निकल कोर्सेज हैं उसकी कंडीशंस काफी अच्छी हैं, बड़े कॉलेजेस हैं, वहां पे टीचर्स भी अच्छे हैं, बहुत सारी चीजें। बट जो मिडिल टाउन्स है, और मैं खासकर मध्य प्रदेश को बिलोंग करती हूँ, यहाँ पे अभी एजुकेशन का लेवल उतना ज्यादा अच्छा नहीं है जितना हम महाराष्ट्र में या गुजरात में या साउथ के कुछ स्टेट्स की बात करें। तो अभी मैंने मध्य प्रदेश में ये जब काम किया है 5-6 साल, तो मैंने ये देखा है कि जो मिडिल टाउन्स है उसमें टेक्निकल एजुकेशन का लेवल जो चाहिए वो नहीं है। फीसेस बच्चे बहुत पे करते हैं, कॉलेजेस भी कोशिश करते हैं, लेकिन ऑल टुगेदर हम किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते, बट जो लेवल चाहिए वो नहीं है। अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए जब बच्चे जाते हैं पास होके, तो कंपनीज जो एक्सपेक्ट करती है, अभी स्टूडेंट वो उस बोल सकते हैं ट्राइब के नहीं निकल रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशन है जितना उन्हें नॉलेज होना चाहिए। दे आर नॉट कुछ जॉब रेडी। जॉब रेडी नहीं है, प्लस कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो चल रहे हैं बहुत अच्छी फैसिलिटीज के साथ नहीं है, बट स्टूडेंट्स हैं उनको आसपास फैसिलिटी नहीं है, तो उनके जो नियर बाय प्लेस में जो कॉलेज है वहां एडमिशन ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके। तो इसलिए भी ये भी एक रीजन है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। मिडिल टाउनर्स को ज्यादा जरूरत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, मुझे ऐसा लगता है। जो बड़ी सिटीज में उनको तो बहुत सारी कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग भी अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें शायद मिल जाती हैं। मिडिल टाउन वाले और जो छोटी जगहों में रह रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसलिए ये बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि हम बोलते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। हमें पता है कि गांव में जो है वो बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन है, और आज के समय में हर कोई पढ़ना चाहता है। अगर गांव के भी लोग हैं तो हम ये मान सोच के चलते हैं कि वो नहीं चाह रहे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बहुत एफर्ट कर रहे हैं पढ़ाई के लिए। तो, वो बच्चे तो उस इसकी वजह से प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा अभी पॉपुलर हो भी रहे हैं और आगे होते रहेंगे। प्लस कहीं वही जो हमने जॉब रेडी की बात की, स्किल सेट कम है लोगों में, पढ़ाई के बाद भी डिग्री है उनके पास, पेपर पे डिग्री है, लेकिन स्किल्स की उनमें कमी है, कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, तो वो वहां पे इंटरव्यू नहीं फेस कर पा रहे या जॉब पा नहीं पा रहे हैं जैसा भी। तो इस सब चीज को भी
आजकल हर एक चीज के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको कोर्सेज मिलेंगे, तो ये अभी बहुत बड़ा एक बिजनेस होने वाला है। मुझे भी कुछ इस तरह, जितना मेरा नॉलेज और एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा नहीं है, बट जितना है मुझे लगता है कि अभी इसका फ्यूचर बहुत अच्छा आने वाला है। और खासकर जो टीचिंग का फील्ड है उसके लोगों के लिए तो मैं आपको इसलिए भी और ज्यादा बोलूंगी, अगर अभी जो फ्रेंड्स मुझे सुन रहे हैं और अगर कोई भी टीचिंग से रिलेटेड है, चाहे वो स्कूल टीचिंग हो, प्राइमरी लेवल की टीचिंग हो, अपना जो है मॉन्टेसरी लेवल हो, कॉलेज लेवल हो, कितना भी हाई लेवल का, या आप प्राइमरी तक भी जाएं, तो सभी को मैं ये बोलूंगी कि टीचर्स को जितना वो एफर्ट डालता है इंडिया में, वो पैसा आज भी नहीं मिलता। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये मेरी भी प्रॉब्लम थी। और सभी को ये प्रॉब्लम आती है, काफी एफर्ट डालता है टीचर। एक्चुअली सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं करता है, वो बहुत कुछ दूसरी चीजें भी सिखाता है। अगर कोई एक अच्छा टीचर है तो बहुत कुछ बताता है अपने स्टूडेंट्स को, तो उस एवज में जो उनको चाहिए वो नहीं मिलता है। तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिखता है मुझे। इसमें ऐसा नहीं बोलूंगी मैं कि बहुत आसान है, इसमें मेहनत है, लेकिन इसको अगर आप कर लेते हैं तो आपको रिकॉग्निशन और मनी, जो आई थिंक टीचर्स ढूंढ रहे हैं आज के समय में, प्रोफेसर्स टीचर्स जो भी हैं ढूंढ रहे हैं, तो उनको वो मिल सकता है। इसमें वो पॉसिबिलिटी मुझे नजर आती है। और अब जब आपने अपने आप को रचयिता बना लिया है, इस हैकाथॉन में 12 हफ्तों की लाइव ट्रेनिंग कंप्लीट की है, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू? कितना कॉन्फिडेंस है आप में कि आप अब अपने कोर्सेज बना पाओगे, ऑनलाइन टीच कर पाओगे? सर कॉन्फिडेंस तो बहुत बड़ा है, उसका मेन रीजन वही है जो मैंने बताया। हम डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। मेरा अगर आप बोले तो मार्केटिंग से कोई वास्ता नहीं, मैं मेडिकल लाइन से हो गई या फार्मेसी लाइन से हो गई बोल सकते हैं। तो इसके बाद हम सोचते नहीं कि हम ऐसा मार्केटिंग ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग मतलब हमारी फील्ड नहीं है ये। बट अभी ये कॉन्फिडेंस आया है कि ये सब हो सकता है। मेडिकल, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे एक फ्रेंड है, सिल्वर इन्फोटेक करके, भोपाल में बहुत अच्छी कंपनी चलाते हैं डिजिटल मार्केटिंग। बहुत समय से वो कर रहे हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स बनाना, और प्रॉपर वे में जो लोग इसी काम को करते हैं और वो सॉफ्टवेयर फील्ड से भी हैं, उनसे मैंने कुछ बात की। कुछ वेबसाइट को लेके मुझे कुछ आ रहा था इशू, मैंने उनसे बात की। वो मेरे फैमिली फ्रेंड है बहुत अच्छे। तो उन्होंने बोला कि अरे वाह, मतलब अब मेडिकल वाले वेबसाइट बनाने लगे। तो बोले हमारा क्या होगा? बोले अब मेडिकल लाइन वाले वेबसाइट बनाने लगे। तो मैं अभी इसलिए खासकर मेरे इंटरव्यू को अगर कोई भी मेडिकल लाइन के लोग देखे, खासकर डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, होम्योपैथी डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, नर्सिंग वाले लोग, ये सभी जो आपका जो पैरामेडिकल वाले कोर्सेज भी होते हैं, इन सबके लिए भी ये प्लेटफॉर्म यूजफुल हो सकता है, बहुत अच्छे से यूजफुल हो सकता है। बट हम उस तक बस जाते नहीं है, हम पहले दूर हट जाते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, ये हमारी तो फील्ड ही नहीं है, हमारे तो काम का ही नहीं है। तो बट जब मैंने आपका वेबिनार अटेंड किया, तब भी मुझे भी तभी ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, ये हर किसी फील्ड में यूजफुल हो सकता है। और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो आप फिर आगे धीरे धीरे गाइड करते रहते हैं। और अभी कोर्सेज बनाने का कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आया है, क्योंकि मुझे एक तो ये पता है कि हाँ, संदीप सर साथ है मेरे। वो मुझे कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो उसका कोई सॉल्यूशन तो मुझे मिलने वाला है जरूर। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि हम इस प्लेटफॉर्म को काफी कुछ जान गए हैं अब डिजिटल रचयिता बनने के बाद। तो इसमें आगे का पाथ जो है वो समझ आता है, विजन हमें कुछ दिखाई देता है इसके बाद अब। यस। और ये रचयिता बनते समय ये 12 हफ्ते क्या हालत हुई? सर बिल्कुल वही हालत हुई जो आप ग्राफ में बताते हैं। बिल्कुल वही हालत हुई। बिल्कुल सही है वो ग्राफ। उस ग्राफ को जो शुरू में ही समझ लेगा वो इसे पार कर जाएगा। ग्राफ की तरह ही अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं। बीच में बहुत बार ऐसा लगता है कि यार ये बहुत लेंदी है, अरे मतलब अब नहीं होगा। और कभी कभी अचानक एनर्जी आ जाती है जब कुछ कर लेते हैं तो कि नहीं नहीं, मतलब कर लेंगे इसको शायद। तो बस ऐसे ही अप एंड डाउन्स चलते हैं। 12 हफ्ते की जर्नी वैसी ही रहेगी और सभी की वैसी रहेगी। तो इस समय जो सारे स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं और जो हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या जो बाद में फ्यूचर में इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पर, हाँ जी उन्हें सर। क्या कहेंगे? कौन सी 3 चीजें ऐसी हैं जिन पर हमेशा फोकस रखना चाहिए अगर अपने आप को रचयिता बनाना चाहते हो तो? सर मैंने इसको काफी उनके लिए एक ब्रीफिंग कर दी है, जो कि उनको शायद बहुत हेल्पफुल होगी। इसके लिए अभी जो फ्रेंड्स कर रहे हैं या आगे करने वाले हैं, मेरे एक्सपीरियंस ये कहता है कि 3 चीजों को उनको ध्यान रखना है। उसे मैंने CFC का नाम दे दिया है। CFC इज, C इज फॉर कंसिस्टेंसी,
तो कंसिस्टेंसी आपको बना के रखना है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप जैसे कि सर ने 4 होमवर्क दिए किसी वीक में, तो आपको चारों करना है, कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं करते हैं तब भी पीछे नहीं आना है। कहीं ना कहीं उसको आपको उस टाइम को कॉम्पनसेट अगले वीक में कीजिए, या जैसे भी आप उसको कीजिए। रात में मुझे कई बार जग जग के करना पड़ा है, अगर मैं पीछे चली गई हूँ तो, और मैंने किया है, तो वो कंसिस्टेंसी है, उसको आपको मेंटेन रखना है। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उस ग्राफ को ध्यान में रखिए कि आपको आप एरियाज भी हैं, डाउन फॉल भी उसमें आएगा, और वो आपके साथ होगा। और जब होगा तो उस ग्राफ को ध्यान में रखना है कि ये सर ने हमें पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसा होगा, और उसके बावजूद हमें कंसिस्टेंसी रखनी है। तो कंसिस्टेंसी पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड वन इज F इज फॉर फोकस। फोकस रखना है, और फोकस के लिए बेस्ट तरीका है स्ट्रेंजर्स सीक्रेट। स्ट्रेंजर्स सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड जो सर बताते हैं वो फोकस के लिए ही है। और उसको मैं अगर ब्रीफ कर दूं एक लाइन में, तो उसमें ये कहा गया है कि जो आप सोचते हैं वो आप बनते हैं। तो स्ट्रेंजर्स सीक्रेट आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर कर देता है कि आप अगर सोच रहे हो पॉजिटिव डायरेक्शन में तो आप इसको कर जाओगे, और अगर नहीं सोच पा रहे हो, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, तो थोड़ा मुश्किलें आएंगी। तो फोकस CF हो गया। और C इज फॉर करेज। आपको करेज बनाए रखना है, क्योंकि ग्राफ आपको ऊपर नीचे ले जाता रहेगा। तो करेज आपको बनाए रखना है, और करेज बनाए रखने के लिए जो सर के प्रिंसिपल्स हैं उनको याद रखिए। और एक और बहुत अच्छी बात है, हम सब डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, खासकर फीमेल्स के लिए भी मैं बोलूंगी, वैसे सभी के लिए कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं, या तो फैमिली में, या तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या फिर जॉब में, जो कि हमको ये नहीं करने देती है। मतलब इसको हम नहीं कर पाते हैं, हमारी प्रायोरिटी उस समय कुछ और बन जाती है। उस टाइम आपको करेज रखना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक बहुत अच्छी कम्युनिटी है जिसमें आप आ गए हो, और सर के प्रिंसिपल्स को रोज सुनते सुनते ये कम्युनिटी जो ये लोग हैं सारे, आप हम सब डेवलप हो रहे हैं, तो ये एक दूसरे को हेल्प बहुत करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। अभी हम डिजिटल रचयिता हैं जो 6, हम आपस में एक दूसरे को बहुत हेल्प करते हैं। इससे पहले भी हमारे पास ग्रुप था, जैसे अभी भी हैकाथॉन के ग्रुप्स बने होंगे, उसमें बहुत हेल्प मिलती है, एक दूसरे से बात भी होती है, बहुत सी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन उन ग्रुप्स में निकल जाते हैं। तो इसलिए करेज के लिए आपके पास सबसे अच्छा तरीका, अगर आपको कोई चीज पीछे खींच रही है, तो आप ये याद रखिए कि ये टीम मेरे साथ है। Just spoke like a professional. फार्मास्यूटिकल फॉर्मूलाज बनाते बनाते आपने हमारे हैकाथॉन में रचयिता बनने का फॉर्मूला सारे स्टूडेंट्स को दे दिया। CFC। कंसिस्टेंट रहिए, अपने फोकस को बनाकर रखिए, और करेज रखिए, हिम्मत रखिए, हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। जी सर, हो थैंक यू जाएगा। सो मच मिसेस वर्मा कि आपने समय निकाला और हमसे ये बातें की। आपकी ये जर्नी जानकर मैं ही नहीं, यहाँ बैठी हुई हर महिला, हर पुरुष, हर कोई इंस्पायर्ड है और एक्साइटेड है अपनी जर्नी को जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए, आपके आने वाले इमीडिएट एक्साइटिंग फ्यूचर के लिए, जहां आप हमारी तरह ऑनलाइन कोर्सेज देंगी, स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगी, फार्मा इंडस्ट्री में जो लोग एक सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हैं उन्हें आप गाइड करेंगी। इस आपके आने वाले सफर के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन फॉर बिकमिंग द फर्स्ट बैच ऑफ डिजिटल रचयिता इन डिजिटल आजादी। थैंक यू सो मच। थैंक्स अलॉट सर, ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, और ये इंटरव्यू मेरा, जिससे कि मतलब मेरा भी परिचय और लोगों से हुआ है, और सारे फ्रेंड्स जिन्होंने टाइम दिया इसके लिए, थैंक्स अलॉट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।